हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय आय तथा उससे संबंधित धारणाएं, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस के अंदर फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक है। जो नेशनल इनकम है यानी राष्ट्रीय आय, इसको समझना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना हम एक देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति किस तरह की है, उसके बारे में नहीं जाना जा सकता है। इसके अतिरिक्त जब एक देश की आर्थिक स्थिति की अन्य देशों के साथ तुलना होती है तो वो भी राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ही होती है। तो राष्ट्रीय आय समष्टि अर्थशास्त्र की एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा है और अगर हमें समष्टि अर्थशास्त्र को जानना है, समझना है, तो हमें राष्ट्रीय आय की धारणा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय आय शब्द का प्रयोग बहुत से और शब्दों के रूप में भी किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय लाभांश या राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय व्यय। ये सभी धारणाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं और दोनों सभी धारणाएं अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति के बारे में ही बताती है। यहाँ तक कि जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन विधि, आय विधि और कुल व्यय विधि, और तीनों विधियों से गणना राष्ट्रीय आय की ही होती है और ये परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची कहे जाते हैं। तो अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में राष्ट्रीय आय को परिभाषित करें या राष्ट्रीय आय के अर्थ को समझने की कोशिश करें तो राष्ट्रीय आय किसी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का जोड़ होती है। मतलब कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर एक निश्चित अवधि, वो अवधि कितनी होती है, 1 वर्ष की, जिसको हम एक लेखा वर्ष कहते हैं या एन अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। उस एक लेखा वर्ष के अंदर एक अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनके मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। जैसे शेपिरो का कहना है कि राष्ट्रीय आय मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज का जोड़ है, अथवा राष्ट्रीय आय उत्पादन के सभी साधनों, मतलब क्योंकि मजदूरी, लगान, लाभ, ब्याज क्या है, उत्पादन के साधनों का प्रतिफल। तो या ये कह लीजिए शेपिरो के अनुसार कि राष्ट्रीय आय उत्पादन के सभी साधनों के प्रतिफल का जोड़ है। सभी साधनों का प्रतिफल यानी लगान, लाभ, ब्याज तथा लाभ। ठीक है। दूसरा, भारत की जो राष्ट्रीय आय समिति है उसने भी अपने हिसाब से राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया है और उसके अनुसार राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है कि एक राष्ट्रीय आय का अनुमान, एक देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान दी गई समय अवधि में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का दोहरी गणना रहित जोड़ है। ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ों की बात की गई है। एक निश्चित समय अवधि, इस परिभाषा के अनुसार वो निश्चित समय अवधि क्या होती है, 1 वर्ष की, जिसको हम एक लेखा वर्ष कहते हैं। दूसरी जो बात की गई है वो है कि उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य या मात्रा का दोहरी गणना रहित जोड़, मतलब कि हमें उसकी गणना करनी है लेकिन उसमें दोहरी गणना नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक शब्द आया है दोहरी गणना। हमें ये समझना होगा कि ये दोहरी गणना क्या है, तो इसकी बात हम खैर बाद में करेंगे। और भी इन परिभाषाओं के आधार पर हम राष्ट्रीय आय को और भी साधारण शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं और उस साधारण शब्दों में किसी अर्थव्यवस्था के अंदर एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ठीक है। या तो हम किसी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय को एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के जोड़ के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, या फिर हम उस अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन के सभी साधनों द्वारा अर्जित साधन आय, उत्पादन के सभी साधनों द्वारा अर्जित साधन आय कौन सी होगी, लगान, लाभ, ब्याज तथा मजदूरी, इनके जोड़ के रूप में भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है।
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित समग्र, यानी एग्रीगेट रिलेटेड विद नेशनल इनकम। सो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो सबसे पहली धारणा है, जो सबसे पहला समग्र है, उसे हम कहते हैं बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। और बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था के अंदर उसकी घरेलू सीमा में वहाँ के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय होती है। ठीक है, या हम इसको ये कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के अंदर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या हो गया? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। ठीक है, हम इसे ये भी कहते हैं कि एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। तो बहुत तरह से इसको परिभाषित किया गया है। अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल इसकी परिभाषा की बात करें तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है? बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय है किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में उसकी घरेलू सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। ठीक है, तो इसकी गणना हम कैसे करेंगे? इसको हम लिखते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो इसकी गणना कैसे करेंगे? बिल्कुल परिभाषा की तरह ही करनी है। परिभाषा में हमने क्या कहा? एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य। तो मान लीजिए कि एक देश में क्यू के बराबर उत्पादन हुआ है, सभी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन क्यू हुआ है, यानी उत्पादन की मात्रा कितनी है? क्यू। और मान लीजिए कि कीमत स्तर कितना है? पी। ठीक है, तो हम क्यू को पी से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पर कई शब्दों का हमने छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किया है। वो शब्द क्या है? जैसे कि हमने कहा एक वर्ष, जैसे कि हमने कहा कि क्यू क्या है? उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा, एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा। तो यहाँ पर जो क्यू है वो एक देश के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के भौतिक मात्रा को बता रहा है, मतलब संख्यात्मक मात्रा को बता रहा है। ठीक है, दूसरा जो हमने शब्द प्रयोग किया वो है कीमत स्तर। कीमत स्तर से मतलब किसी एक वस्तु की कीमत से यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। कीमत स्तर से अभिप्राय है एक देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उन सभी वस्तुओं की कीमत का औसत कीमत। ठीक है, उन सभी वस्तुओं की कीमत का एवरेज, या ये कह लीजिए उन सभी वस्तुओं की कीमत का औसत। ठीक है, वैसे जो कीमत स्तर की गणना है वो एक स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट है जिसको हम कीमत सूचकांक के अंदर, प्राइस इंडेक्स के अंदर हम उसकी गणना करते हैं। पर अगर हमें एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति के रूप में अगर हमें समझना है तो हम इसको बिल्कुल इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कीमत स्तर क्या होता है? किसी देश के अंदर उत्पादित जितनी भी वस्तुएं तथा सेवाएं हैं उन सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का औसत, उन सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का औसत। ठीक है, तो कीमत स्तर को जब हम उस देश के अंदर उत्पादित जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है उससे जब हम गुना कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण धारणा का हमने इस्तेमाल किया है, वो है घरेलू सीमा। तो हमें ये भी समझना होगा घरेलू सीमा क्या होती है। तो घरेलू सीमा बिल्कुल भी राजनीतिक सीमा जैसी धारणा नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक सीमा से भी अधिक विस्तृत धारणा है। राजनीतिक सीमा आप समझते हो, जैसे हमारे देश की बाउंड्रीज़ हैं कि हम कश्मीर से लेकर के नॉर्थ में कश्मीर से लेकर के
ईस्ट की तरफ हम अरुणाचल प्रदेश तक जाएं, और हम कहें कि हम साउथ में केरल और जो लास्ट हमारा पॉइंट है कन्याकुमारी वहाँ तक जाएं, और हम वेस्ट के अंदर हम गुजरात तक जाते हैं, तो ये हमारी घरेलू सीमा होगी, या फिर ये हमारी राजनीतिक सीमा होगी, ये हमारी राजनीतिक सीमा होगी। या फिर जो द्वीप समूह हैं हमारे 2 अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो ये हमारी क्या है, राजनीतिक सीमा है। लेकिन घरेलू सीमा जिसका हम प्रयोग राष्ट्रीय आय की धारणा के अंदर करते हैं, वो जो घरेलू सीमा है वो इस राजनीतिक सीमा से कहीं विस्तृत धारणा है। घरेलू सीमा के अंदर राजनीतिक सीमा उसका एक हिस्सा है। तो घरेलू सीमा में राजनीतिक सीमा तो है ही है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर जिस देश की घरेलू सीमा की हम बात कर रहे हैं वो देश 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में अपने समुद्री जहाज या हवाई जहाज़ों की सेवाएं दे रहा है, तो वो समुद्री जहाज और वो हवाई जहाज़ों की सेवा वो भी उस देश, जिस देश के वो हैं, उस देश की घरेलू सीमा का हिस्सा होते हैं। ठीक है। तीसरी बात, किसी देश के अगर सामान्य निवासी उस अंतर्राष्ट्रीय जो भी जल सीमा होती है उसके अंदर अगर वो मछली पकड़ने का काम करते हैं, वो तेल या गैस खोजने के काम के अंदर जो के लिए जो जहाज चलाए जा रहे हैं, तो वो भी उस देश की ही घरेलू सीमा का हिस्सा होते हैं। कि मान लीजिए कि जो भारत के सामान्य निवासी हैं वो जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा है जो हमारे और ये कह लीजिए कि श्रीलंका के बीच में है या अन्य देशों के बीच में जो भी अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा लगती है, अगर उसके अंदर वो तेल खोजने के लिए, गैस खोजने के लिए, मछली पकड़ने के लिए अपने जहाज चला रही हैं, तो वो भी उस देश की घरेलू सीमा का हिस्सा, यानी कि भारत की घरेलू सीमा मानी जाएगी, जबकि वो भारत की राजनीतिक सीमा नहीं है। ठीक है। चौथी जो बात है, अगर कोई देश किसी अन्य देश के अंदर अपने दूतावास, अपनी एम्बेसी स्थापित करता है, सभी देश स्थापित करके रखते हैं अन्य देशों के अंदर अपनी एम्बेसीज, अपने दूतावास स्थापित करके रखते हैं, तो वो जो दूतावास, जैसे भारत का दूतावास, अगर हम कहें कि भारत का दूतावास फ्रांस के अंदर है, जर्मनी के अंदर है या अमेरिका के अंदर है, तो वो दूतावास उन देशों की घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा होते हैं। इसी तरह से अगर दूसरे देशों के दूतावास भारत में है, कि अमेरिका का दूतावास है भारत के अंदर या जापान का दूतावास है भारत के अंदर, तो वो दूतावास भारत की घरेलू सीमा का हिस्सा नहीं है, वो उस देश, जिस देश की वो एम्बेसी है, वो उस देश की घरेलू सीमा का हिस्सा है। तो अगर हमें राष्ट्रीय आय की धारणा को समझना है या बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद को समझना है, तो हमें ये जो छोटी छोटी धारणाएं इससे जुड़ी हुई हैं उनके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी जा कर के हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब ये जो बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है, इसकी गणना हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 विधियाँ हैं जिनके द्वारा जो पहली हमारा कंसेप्ट है, इसकी गणना, सभी की गणना इसी प्रकार इन तीनों विधियों से ही की जा सकती है। असल में ये सभी जो एग्रीगेट्स हैं, जो सभी समग्र धारणाएं हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली है आय विधि, दूसरी उत्पादन विधि और तीसरी है व्यय विधि। ठीक है। तो इन तीनों विधियों के द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं, और इन तीनों विधियों के द्वारा हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस की गणना करते हैं, किसके ऊपर? उत्पादन विधि के द्वारा। तो अगर हम उत्पादन विधि द्वारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करते हैं, उसकी गणना करते हैं, तो वो कैसे की जाएगी? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा? उत्पादन के कुल मूल्य में से हम मध्यवर्ती उपभोग को या मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को माइनस कर देंगे। ठीक है। अगर हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है तो हम उत्पादन के कुल मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को या मध्यवर्ती उपभोग को माइनस कर देंगे। ठीक है। उत्पादन का मूल्य आपको पता है कि हम कैसे निकालते हैं, जितना उत्पादन हुआ है उसको उसकी कीमतों से गुना कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उत्पादन का मूल्य। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ गई, फिर मध्यवर्ती उपभोग। मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है अभी? तो मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा अभिप्राय है वो वस्तुएं
जो उत्पादन की प्रक्रिया में हैं, अभी अंतिम उपभोग के लिए नहीं आई हैं, ठीक है। यानी अभी उनके अंदर उत्पादन प्रक्रिया में वो भी चल रही हैं, अभी उनमें और वैल्यू ऐड होनी है या उनका रूप परिवर्तित होना है, और वो अभी अंतिम उपभोग के लिए नहीं है। पर इसको समझना थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जैसे अगर हम आलू का प्रयोग घर में कर रहे हैं सब्जी बनाने के लिए, तो आलू एक अंतिम वस्तु है, ठीक है। लेकिन अगर आलू का प्रयोग एक चिप्स बनाने वाली कंपनी चिप्स बनाने के लिए आलू का प्रयोग कर रही है, तो वहाँ पर आलू एक मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि वहाँ पर आलू अभी अंतिम उपभोग के लिए तैयार नहीं है। अंतिम वस्तु वहाँ पर क्या होगी? अंतिम वस्तु वहाँ पर होगी चिप्स, और आलू क्या होगा? मध्यवर्ती वस्तु होगी, ठीक है। इसी तरह से और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें कि कपड़े का प्रयोग हम डायरेक्टली अपने घर में कर रहे हैं, अंतिम उपभोक्ता के पास चला गया कपड़ा, तो वो अंतिम वस्तु है। लेकिन अगर वो कपड़ा वहाँ से कहाँ जा रहा है? रेडीमेड कपड़े, सिले सिलाए कपड़े बेचने वाली कंपनी उन्हें ले रही है और उससे कपड़े सील करके फिर उसे बेच रही है, तो वो कपड़ा वहाँ पर मध्यवर्ती वस्तु है। और अंतिम वस्तु क्या होगा? जब सिले सिलाए वस्त्र बिकने के लिए बाजार में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा यहाँ पर? जब हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालनी है, यानी बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करनी है, तो जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन के मूल्य में से हमें मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को माइनस करना होगा, ठीक है। जब हम इसे माइनस करेंगे तभी हम दोहरी गणना की समस्या से बचेंगे, जो मैंने अभी पीछे बात की थी कि दोहरी गणना क्या होती है। दोहरी गणना क्या होती है? जब किसी वस्तु के मूल्य को हम एक से अधिक बार जोड़ लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं दोहरी गणना, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी एग्जाम्पल के साथ कि दोहरी गणना क्या होती है। तो फिलहाल ये है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है या उसकी गणना कैसे करते हैं हम? उसकी गणना हम करते हैं उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को माइनस करके। अब जीडीपी एट मार्केट से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, या जीडीपी क्या राष्ट्रीय आय से संबंधित बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। फिलहाल हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस से रिलेटेड बात करते हैं। पहली बात तो जो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है, यहाँ पर जिस शब्द का प्रयोग हुआ है वो है सकल। सकल का मतलब होता है संपूर्ण, यानी इसमें घिसावट व्यय अभी तक शामिल है, ठीक है। घिसावट व्यय को इसमें से नहीं निकाला गया है, माइनस नहीं किया गया है। आगे हम ये भी समझेंगे कि घिसावट व्यय क्या होता है, ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रीय आय की धारणा है ये थोड़ी सी जटिल ज़रूर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप इसके हर एक छोटी छोटी जिससे संबंधित छोटी छोटी धारणाएं हैं, जब आप उनको समझ जाओगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर आप उनको नहीं समझोगे तो फिर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आप इसको समझते जाइए, जहाँ प्रॉब्लम आएगी हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे ज़रूर। तो सबसे पहली बात कि हम बात कर रहे हैं सकल बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में घिसावट व्यय अभी तक शामिल है, उसको हमने माइनस नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या कर दिया है? मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को माइनस कर दिया, तो मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य इसके अंदर नहीं होता है। तीसरी बात, जब हम ये कह रहे हैं कि एक अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, तो हम यहाँ पर वो वस्तुएं अगर पुरानी वस्तुओं की बिक्री होती हैं, ठीक है, तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी से पुरानी कार खरीदता है तो उस कार के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो कार नई जब वो बिकी थी, जब पहली बार उसकी बिक्री हुई, उस समय उसका मूल्य शामिल कर लिया गया था। अब उसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है, कोई नया उत्पादन नहीं हुआ, कोई आय का नया सृजन नहीं हुआ। तो इसलिए जो पुरानी वस्तुओं की बिक्री है, चाहे पुराने घर की बिक्री है, चाहे पुराने कार की बिक्री है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन अगर इस बिक्री को कराने में
अगर किसी एजेंट ने अपनी सेवाएं दी हैं, जैसे कि घर बिक्री कराने में आपको पता है कि प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, तो वो क्या लेते हैं, उसमें अपना कमीशन लेते हैं, ठीक है। या अगर पुरानी कार हम खरीदते हैं तो बहुत सारी ऐसी जो है कंपनियां होती हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पुरानी कारों के अंदर डील करते हैं, उनकी सेल परचेज में डील करते हैं। तो वो उस कार को बिकवाने के लिए और जो खरीद रहा है उसको लेना चाहता है, वो दोनों जगह से क्या लेता है, उनसे कमीशन लेता है, ठीक है। तो ये कमीशन जो है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कमीशन एजेंट है, जो प्रॉपर्टी डीलर है या जो कार को डील करा रहा है डीलर, वो उसकी सेवाएं वो पहली बार दे रहा है उस काम के लिए, तो वो नया काम है। तो उसकी जो सेवा है, जो उसने एजेंट का काम किया है, वो उसकी मजदूरी के रूप में है, वो उसके कमीशन के रूप में, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। लेकिन जो कार की बिक्री का रीसेल, दोबारा बिक्री होने का जो मूल्य है, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन हुआ है और हम उसका प्रयोग खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। जैसे किसान ने गेहूं का उत्पादन किया, मान लीजिए कि उसने 100 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया और उसमें से उसने 10 क्विंटल गेहूं अपने लिए रख ली, ठीक है। तो वो जो 10 क्विंटल गेहूं उसने अपने लिए रखी है, उसका भी मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल होता है, भले ही वो उसने अपने स्वयं के उपभोग के लिए रख लिया, क्योंकि उत्पादन तो उसका अर्थव्यवस्था के अंदर हुआ ही। और हम बात कर रहे होते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ठीक है, जो उस वर्ष में उत्पादित हुई हैं सभी वस्तुएं, उन सभी के मूल्य को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कार के मूल्य को शामिल नहीं किया रीसेल में, क्योंकि वो तो पहले उत्पादित हुई थी, कभी 2-4 साल पहले उत्पादित हुई होगी, उस समय उसका मूल्य, मतलब वो उस वर्ष उत्पादित नहीं हुई है। हाँ, लेकिन उसकी रीसेल उस वर्ष में हुई थी और उस पर जो कमीशन दिया गया है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल किया गया, ठीक है। इसके अलावा गैर जो कानूनी क्रियाएं होती हैं, जैसे जुआ है, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं गैर कानूनी क्रियाएं, इनसे प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा जो एक तरफा भुगतान होते हैं, जैसे कि छात्रवृत्ति दी गई है, वृद्धावस्था पेंशन दी गई है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। बेरोजगारी भत्ता दिया है, उसको शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अगर कर्मचारी को, सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन मिल रही है, तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है, क्योंकि उसके लिए पहले उसने सेवाएं दी थी, ठीक है। वो एक तरफा भुगतान नहीं है, पर छात्रवृत्ति या वृद्धावस्था पेंशन या बेरोजगारी भत्ता, ये एक तरफा भुगतान है। ये तीनों व्यक्ति सरकार से आय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में सरकार के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, तो वो एक तरफा भुगतान है, 2 तरफा नहीं है, तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा जो भी बॉन्ड्स की सेल परचेज होती है, उसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो पूंजी में कोई नेट वृद्धि उसके अंदर नहीं कर रहा है, या उत्पादन क्षमता के अंदर नई वृद्धि नहीं कर रहा है, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन जब किसी कंपनी के नए शेयर्स इशू होते हैं, उन्हें शामिल किया जाता है, क्योंकि वो नई पूंजी है और उसको जो है फर्स्ट टाइम खरीदा जाएगा, तब वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा होते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शेयर खरीद रहा है, बॉन्ड खरीद रहा है, तो उसे शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अब उसका सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है। वही बिल्कुल उसी तरह से जैसे कार का ट्रांसफ़र हुआ, या मकान किसी ने, पहले किसी का था वो मकान अब किसी और ने खरीद लिया, तो वहाँ पर सिर्फ मालिक बदला है। इसी तरह से जब किसी और के पास शेयर था तो उससे हमने खरीदा, तो शेयर का केवल क्या बदल रहा है, मालिक बदल रहा है, शेयर धारक बदल रहा है, उससे कोई नेट वृद्धि अर्थव्यवस्था के अंदर नहीं हुई है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते हुए हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, और इन सभी तथ्यों को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। तो आज के इस टॉपिक के लिए इतना ही। आगे हम इसके की जो अगली धारणा उसके लिए नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, बाय, टेक केयर।